Assalamualaikum everyone. Welcome to Accounting with Madiha. I hope you are all doing well. लास्ट लेक्चर में हमने डेबिट एंड क्रेडिट की कुछ ट्रांजैक्शंस सॉल्व की थी, जिसमें हम हर ट्रांजैक्शन में देख रहे थे कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और हर एक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं और दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं और उनको हमने कहाँ शो करने हैं, डेबिट कॉलम में या फिर क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, तो उसी के साथ आज हम मज़ीद अपनी कुछ ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आसानी से समझ सकें। क्योंकि आपका फ़र्स्ट ईयर है, आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप आसानी से अपनी तमाम ट्रांजैक्शन को, अकाउंटिंग की तमाम चैप्टर्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम अपनी हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो। तो चलें हम अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर शो करते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ये है हमारी ट्रांजैक्शन। ओपन अ बैंक अकाउंट, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिल्डिंग, पेड क्रेडिटर्स और सप्लायर, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और डेब्टर, पेड सर्विस। ये हमारी 5 ट्रांजैक्शंस हैं। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और हर एक अकाउंट को हम किस में लिखेंगे, कौन से 2 अकाउंट हर एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं और उन अकाउंट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ या बोथ इंक्रीज़ और बोथ डिक्रीज़। ओके, तो आइए हम अपनी फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट। आप एक अकाउंट खोल रहे हैं, बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं। ठीक है ना, आप एक बैंक में जा रहे हैं, अपना वहाँ पर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप। तो जब आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको बैंक के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बैंक आपका एसेट्स है। जब आप बैंक में एक अमाउंट रख रहे हो तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज़ हो रहा है। आप जितनी ज़्यादा अमाउंट बैंक में रखते जाएंगे, बैंक में आपके पैसे बढ़ते चले जाएंगे, वहाँ तो बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप बैंक में पैसे रखेंगे अपनी कंपनी से निकाल कर, तो कंपनी में भी तो डिक्रीज़ हो रहे होंगे ना पैसे। तो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले बैंक आपका एसेट है। आपका एसेट क्या है? बैंक। और यहाँ पर एक और एसेट है, कैश। एक ही अकाउंट है, लेकिन उन अकाउंट में एक ही अकाउंट है एसेट, लेकिन उन अकाउंट में क्योंकि एसेट्स बहुत सारे होते हैं तो उसमें 2 अकाउंट हैं, बैंक और कैश। बैंक इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आप बैंक ओपन कर रहे हैं अपना, आप अपनी अमाउंट बैंक के अंदर रख रहे हैं तो आपका बैंक इंक्रीज़ हो रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट। कैश, जब आप अपने बिज़नेस से उठा कर बैंक में पैसे रखेंगे तो बिज़नेस में आपके पैसों में कमी हो रही है। ठीक है, वहाँ पर आपके पैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है ऑनर इन्वेस्टेड कैश एंड बिल्डिंग। ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है कैश और बिल्डिंग, कहाँ पर? अपने बिज़नेस में। ठीक है, उसने कुछ अमाउंट अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए और एक बिल्डिंग परचेज़ की होगी। वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए उसने बिल्डिंग इन्वेस्ट की है अपने बिज़नेस में परचेज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? यहाँ आपके 3 अकाउंट इन्वॉल्व में, फर्स्ट कैश, सेकंड बिल्डिंग एंड थर्ड ऑनर। ठीक है, हमारे 3 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ऑनर, कैश एंड बिल्डिंग। कैश और बिल्डिंग हमारा एसेट है, एक करंट एसेट है और एक फ़िक्स्ड एसेट्स है। करंट एसेट्स वो जो 1 ईयर से कम के एसेट होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स। बिल्डिंग जो 1 ईयर से ज़्यादा के एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसे फ़िक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट कैश, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड ऑनर यानी क्या? कैपिटल। आप ऑनर इक्विटी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एसेट है, ये भी हमारा एसेट है और ये हमारा ऑनर। ठीक है,
अब कैश इन्वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एसिड्स इंक्रीज, डेबिट। बिल्डिंग इन्वेस्ट हो रही है, बिल्डिंग एसिड है, एसिड इंक्रीज, डेबिट। ऑनर इन्वेस्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा ऑनर अपना कैपिटल, अपना सरमाया, अपनी कोई भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहा होता है बिज़नेस के अंदर, तो उसके कैपिटल इंक्रीज़ होता जाता है, उसकी इक्विटी इंक्रीज़ होती जाती है जितनी ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट अपने बिज़नेस में करता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑनर इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट। ये हमेशा याद रखिएगा कि फ़र्स्ट में हमेशा डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है। आप कभी भी पहले क्रेडिट और बाद में डेबिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो जब हम जर्नल बनाएंगे तो हम आसानी से आपको समझाएंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कौन सी ट्रांजैक्शन को आप सॉल्व करेंगे और कौन सी ट्रांजैक्शन को आपको किस कॉलम में लिखनी है, डेबिट में या क्रेडिट में, और हर ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। नंबर 3 ट्रांजैक्शन है पेड क्रेडिटर्स और सप्लायर। आप क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं और सप्लायर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। क्रेडिटर और सप्लायर वो होते हैं, सप्लायर वो जो आपको माल सप्लाई कर देते हैं, जो एक कंपनी को बिज़नेस को माल सप्लाई कर रहे होते हैं, और वो क्रेडिटर्स भी होते हैं, यानी कि वो हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि अगर हमने उनसे माल उधार पर लिया है तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ठीक है, पेड आपने पे किया है, क्या पे किया है, सप्लायर को अमाउंट पे किए या तो क्रेडिटर्स को, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर पेड की बात हो रही है, जब आप पेड करेंगे तो वो कैश की सूरत में करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा एक इन्वॉल्व हो रहा है अकाउंट कैश हमारा एसेट है। क्रेडिटर्स आप जिनसे आपने माल उधार पे लिया था, क्रेडिटर्स, तो यानी कि आप अपनी पे कर रहे हैं उधार, अकाउंट पेबल। लायबिलिटी में अकाउंट पेबल यानी कि जिनको आपने पैसे देने, जिनके आप कर्जदार हैं। कैश यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है, कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप पे कर रहे हैं, पेमेंट पे कर रहे हैं, तो आप कैश की सूरत में ही करेंगे। एसेट्स डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट पेबल, लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उधार उतारते जाएंगे तो लायबिलिटी आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। लायबिलिटी आपकी कम होती जाएगी, जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट। सही है। नंबर 4 ट्रांजैक्शन आपको समझ आई। क्या मैंने कहा कि पेड क्रेडिटर जो सप्लायर, पेड क्रेडिटर जो सप्लायर का मतलब होता है जिनसे आपने माल उधार पर लिया है, आप उनको अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पे यानी कि आप अपनी लायबिलिटी पे कर रहे हैं। जब आप लायबिलिटी पे करते जाएंगे, अपना उधार उतारते चले जाएंगे तो डिक्रीज़ होती जाएगी, और जब लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट हो जाता है। आप कैश की सूरत में अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे होते हैं, कैश हमारा एसेट है, कैश डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट में शो होगा। 4th ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डेब्टर। कस्टमर से आपने रिसीव किया क्या, अमाउंट। आपने किसी को उधार पर कोई चीज़ दी होगी, बेची होगी अपनी। बाज़ औक़ात हम जब शॉप पर जाते हैं तो हमारे पास अमाउंट नहीं होती, तो हम कहते हैं आप हमारी ये ना नोट कर लें, हम आपको बाद में दे देंगे, वो चीज़ हमें दे देते हैं। तो उन्होंने उधार पर हमें कोई चीज़ बेची होती है। तो इस तरह से कंपनी भी ने अपनी कोई चीज़ उधार पर बेची थी एक कस्टमर को, जिससे वो रिसीव्ड कर रहा है पैसे, ठीक है। रिसीव फ्रॉम कस्टमर और डेब्टर। रिसीव्ड यहाँ पे रिसीव्ड की बात हो रही है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल की बात हो रही है, और वो हमारा एसेट है, एक एसेट्स अकाउंट की बात हो रही है। और एक कस्टमर को जब आपने पे कर दिया, कस्टमर से आपने पैसे ले लिए, ठीक है, आपके पास पैसे आ गए, आपके पास पैसे आए, क्योंकि जब आपको कस्टमर कोई चीज़ पे कर रहा है, जिस आपने उसको बेचे हैं, एक चीज़ बेची, उसके आपको वो पैसे दे रहा है, तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, और एसेट है कैश हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आया क्या, कैश। कैश हमारा क्या है, एसेट। उसके बाद हमारा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, शो करेंगे कि हमने एक बंदे से पैसे लेने थे और आज हमने उससे पैसे ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कैश इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, कस्टमर से आप अपने पैसे वसूल कर रहे हैं। तो जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल,
मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपको 4 बंदों से पैसे लेने थे। अब एक बंदे ने आपको, एक कस्टमर ने आपको पैसे दे दिए, ठीक है। तो आप मतलब जहाँ आप 4 कस्टमर से रिसीव कर रहे थे अमाउंट, अब आप कितने कस्टमर से रिसीव करेंगे? 3 कस्टमर से। तो एक कस्टमर आपका चला गया, क्योंकि एक कस्टमर से तो आपने पैसे ले लिए। तो इसका मतलब अब एक बंदे के हिसाब से आपका अकाउंटेबल डिक्रीज़ हो गया। अकाउंटेबल आपका एसिड है, जब एसिड डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट में शो होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज़। पेड सैलरीज़ आपका एक्सपेंस होता है। कंपनी जब भी कोई ना सैलरी दे रही होती है, तनख्वाह दे रही होती है लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो इसका मतलब कि यहाँ पर सैलरी आपका एक्सपेंस है। ठीक है, सैलरी आपका क्या है? एक्सपेंस अकाउंट शो हो रहा है, एक यहाँ पर इन्वॉल्व है। और सैलरी आप हमेशा कैश से पे करते हैं, तो यहाँ पर आपका कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। कैश आपका क्या है? एसिड। अब हर मंथ आपको एक्सपेंस आपका पे करना पड़ेगा, है ना। सैलरी हर मंथ पे करनी पड़ेगी, तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट। कैश एसिड्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सैलरीज देते जाएंगे तो कंपनी से कैश भी कम होता चला जाएगा। एसिड्स डिक्रीज़ तो क्रेडिट। ठीक है, सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट, क्योंकि अब आपको हर मंथ एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी पड़ेगी। अब जितने ज़्यादा आप एम्प्लॉय रखते जाएंगे, सैलरी एक्सपेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा। कैश, सैलरी हमेशा, एक्सपेंस हमेशा कैश पर होते हैं। एक्सपेंस कभी भी आपकी लायबिलिटी पर नहीं होते हैं, एक्सपेंस हमेशा आपके कैश पर होते हैं। जब आपका कैश, आप जितनी ज़्यादा एक्सपेंस होंगे आप पे करते जाएंगे कैश के थ्रू, तो कैश आपका डिक्रीज़ होता चला जाएगा। कैश एसिड्स है, एसिड्स डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट। आई होप कि आपको ये 5 ट्रांजेक्शन्स समझ आई हों। ये थी आज आपकी ट्रांजेक्शन्स जो हमने सॉल्व की हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आई होंगी। आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो, आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और आपको अगर समझ में आ रहा है लेक्चर, और बाकी भी जो मैंने अपलोड किए हैं लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो आप उस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिए। और मज़ीद हेल्पफुल और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।